नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वक्त है उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। उत्तराखंड में शुक्रवार को कोरोना के 3 नए मामले सामने आए, जिनमें 9 महीने का एक बच्चा भी शामिल है। भगत सिंह कॉलोनी के निवासी 9 महीने के बच्चे के पिता पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जो दून हॉस्पिटल में भर्ती है। इसके बाद बच्चे और उसकी मां को स्कॉलर होम स्कूल में क्वारंटीन कर दिया गया था। बच्चे के साथ मां की भी सैंपल रिपोर्ट जांच के लिए गई थी, लेकिन मां की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव का दूसरा मामला भी देहरादून से ही है। सेना अस्पताल में तैनात एक महिला डॉक्टर 9 अप्रैल को लखनऊ से बरेली होते हुए 10 अप्रैल को देहरादून पहुंची थी। अच्छी बात यह रही कि लक्षणों के आधार पर सैंपल देकर वो खुद ही अपने घर में क्वारंटीन हो गई थी। तीसरा केस रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती यूपी के रहने वाले व्यक्ति का है। इससे पहले रामनगर स्थित मस्जिद में क्वारंटीन किया गया था। लक्षण मिलने पर उसे आइसोलेट कर दिया गया था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में एडमिट कराया दिया गया। अब उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 40 हो गया है और अब तक 9 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं, यानी अब कोरोना के कुल 31 एक्टिव केस है। तो प्रदेश में ये 3 नए मरीज सामने आए हैं। 9 महीने के बच्चे को भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। बच्चे के पिता का पहले से ही कोरोना का इलाज चल रहा है। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी देहरादून से लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। दीपांकर, 3 नए मामले प्रदेश में सामने आए हैं, ऐसे में 40 हो जाती है अब कुल मामलों की संख्या। बिल्कुल अपर्णा, लगातार ये नंबर से बढ़ता जा रहा है। पहले 6 दिन के अंतर में 2 नए मरीज आए, उसके बाद अब 3 दिन के अंतर में 3 नए मरीज सामने आया। और देहरादून में खासतौर पर जो रेड जोन का डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, 13 डिस्ट्रिक्ट्स में से, यहां पर लगातार नंबर बढ़ रहा है। जो 9 महीने का बच्चा जो यहां पर कोरोना संक्रमित पाया गया है, ये भगत सिंह इलाके का है, जहां पहले से भी कोरोना के तमाम मरीज सामने आए हैं और इसके फादर खुद इनका इलाज चल रहा है, आइसोलेशन में है, इस वक्त कोरोना संक्रमित है। तो अब यहां पर चुनौती यह है कि राजधानी देहरादून में किस तरीके से अलर्ट किया जाए, कैसे व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए और जिन इलाकों को हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया है वहां पर कैसे व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के ऊपर चैलेंज यह है कि राजधानी में संक्रमण ना फैले, क्योंकि चाहे डेंगू के केस हो, चाहे स्वाइन फ्लू के केस हो, हमने देखा है कि देहरादून में नंबर हमेशा से ऊपर आता रहा है, ज्यादा नंबर सामने आए। तो अब चैलेंज यह है यहां पर सरकार के लिए, कम से कम राजधानी को बचाया जाए संक्रमण से। तो अब चुनौती बढ़ेंगी और लॉकडाउन हालांकि है, 6 घंटे की छूट लोगों को जरूरी सामान के लिए मिल रही है, लेकिन बावजूद इसके जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है, हरिद्वार हो, नैनीताल हो, उधम सिंह नगर हो या फिर देहरादून हो, यहां पर चैलेंज बड़ा रहेगा सरकार के लिए। पहले अगर तकरीबन 5-6 दिन या 1 हफ्ते पहले की बात करें तो एक तरह से लगने लगा था कि अब शायद कोरोना जोन से फ्री हो जाएगा उत्तराखंड, क्योंकि लगातार ऐसे दिन बीते जब कोई नया मामला सामने नहीं आया। लेकिन अब एक बार फिर हम मामलों में बढ़ोतरी देख रहे हैं, इजाफा देख रहे हैं, जिसके बाद ये कहना ठीक रहेगा कि अभी फिलहाल के लिए कोरोना के मद्देनजर कोई भी स्थिति को हम हल्के तौर पर नहीं ले सकते हैं या टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। अभी उतना ही प्रिकॉशन हमें रखने की जरूरत है, उतना ही एहतियात और संजीदगी दिखाने की आवश्यकता है। बिल्कुल अपर्णा, यहां पर जो केसेस के 3 तरह से केसेस रहे। पहले जो 7 केसेस थे वो ट्रैवल हिस्ट्री वाले केसेस थे, जो कहीं ना कहीं बाहर से आए थे, या तो विदेश से लौटे थे या फिर एक शख्स राजस्थान से लौटा था। तो पहले 7 शख्स ऐसे थे। उसके बाद जो 28 केस आए वो जमातियों के केस आए, उसमें साफ था कि ये जमाती हैं। उसके बाद जो केस आए हैं उसमें 2 जमाती थे जो हरिद्वार वाले हैं, वो क्वारंटीन किए गए हैं। और उसके ये 3 केस आए, इसमें 1 साल का एक बच्चा, एक महिला डॉक्टर जो सेना में डॉक्टर है, और एक तीसरा केस जो नैनीताल उधम सिंह नगर, माफ कीजिए, रामनगर से आया है। तो ये 3 केस अलग हैं, 28 केस अलग और 7 केस अलग। तो यानी कहीं ना कहीं अभी भी संभावना इस बात की है कि अगर जांचें होती हैं तो हो सकता है कुछ लोगों में कोरोना पॉजिटिव के लक्षण दिखे। तो अभी आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप निश्चिंत नहीं हो सकते और आपको अभी भी सतर्क रहना होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर इस पूरी जानकारी के लिए। वही अल्मोड़ा में कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट नेगेटिव आई। 14 दिन बाद कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव जमात से लौटा था, आज दोबारा जांच के लिए रिपोर्ट जाएगी। लगातार दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही मरीज कोरोना मुक्त हो सकता है। तो 14 दिन बाद कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जमात से लौटे शख्स को कोरोना हो गया था और ऐसे में आज दोबारा जांच के लिए रिपोर्ट दी जाएगी।
वहीं कोरोना की लड़ाई में सबसे कारगर पीपीई किट में भी खामियां सामने आने लगी हैं। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज ने किट की क्वालिटी को लेकर सवाल खड़े किए। 90 लाख रुपए में 1000 पीपीई किट खरीदी गई थी, जिसमें कॉलेज द्वारा कई कमियां गिनवाई गई हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल ने किट देने वाले वेंडर को लेटर भेजा है, जिसमें किट को स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं बताया गया और बाकायदा कमियां भी गिनाई गई। वहीं पीपीई किट का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। डॉक्टर सुशीला तिवारी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में पीपीई किट्स जो हैं वो मानकों को दरकिनार करते हुए और घटिया क्वालिटी की पीपीई किट्स परचेज की गई, जिसका डॉक्टरों ने विरोध किया गया, स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा जिसका विरोध किया गया, जो इस महामारी कोविड-19 से डील कर रहे हैं। और चूँकि ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं और पेशेंट को यही अपना आगे डील करते हैं, ट्रीट करते हैं, अटेंड करते हैं, तो जो बीइंग इन्फेक्टेड होने का रिस्क है वो औरों के कंपैरिजन में इन लोगों को बहुत ज़्यादा है। अगर इनको उचित पीपीई किट्स ही मुहैया नहीं कराई गई तो सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और कोई भी स्वास्थ्य व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसका भी संज्ञान लिया गया और उचित आदेश पारित किया जाएगा। धन्यवाद। वहीं पीपीई किट को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। पीपीई किट मामले को लेकर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम को आदेश दिया है कि अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पीपीई किट की खरीद नहीं की जाए। सभी जिलों को अपनी डिमांड डीजी हेल्थ ऑफिस भेजने की बात कही गई है। मुख्य सचिव ने बताया कि डीजी हेल्थ ऑफिस रिक्वायरमेंट को केंद्र सरकार के पास भेजेगा। बता दें कि इस मुद्दे को न्यूज 18 ने प्रमुखता के साथ उठाया था और अब आदेश दिए गए हैं कि जिला स्तर पर पीपीई किट की खरीद न की जाए। रुड़की से बड़ी खबर है, जहां मेयर और पार्षद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। सिविल लाइन कोतवाली में मेयर पार्षद के साथ ही 20 और लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी लोगों पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पालन करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि सफाई कर्मियों के स्वागत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया था। तस्वीर भी आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर सफाई कर्मियों के स्वागत करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसे में मेयर और पार्षद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 20 और लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से बाजार और दुकानें बंद हैं। ऐसे में आम लोग अपने घरों में हैं। इस दौरान लोग घर में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसी तरह से सोशल मीडिया में आम लोग हेयर कटिंग करते तस्वीरें डाल रहे हैं। लॉकडाउन के चलते बार्बर शॉप भी बंद है। ऐसे में लोग अब घरों में ही अपने बच्चों, बुजुर्गों के बाल काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही लोगों का कहना है कि दुकानें बंद हैं, इसलिए अब खुद ही वो ये काम भी कर रहे हैं। मद्देनजर पहले 21 दिन का लॉकडाउन था, फिर बढ़कर ये 19 दिन का लॉकडाउन हुआ है। यानी अब 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा और पूरी जो तमाम बाज़ार है वो बंद रहेंगे। ऐसे में बाज़ार ज़रूर बंद रहेंगे, लेकिन आवश्यक सेवाओं की जो दुकानें हैं, चाहे वो राशन पानी से है या सब्जी से जुड़े, वो ज़रूर खुली रहेंगी। लेकिन ऐसे में एक आवश्यक सेवा ज़रूर लोगों की मांग है कि बार्बर शॉप नहीं खुल रही है। बार्बर शॉप ना खुलने के कारण हेयर कट नहीं हो पा रहा है और जाहिर सी बात है, गर्मियाँ आ रही है और गर्मियों में अक्सर लोगों का मानना है कि बड़े बाल कहीं ना कहीं गर्मियों में दिक्कतें पैदा करते हैं। अब ऐसे में लॉकडाउन है, दुकानें बंद है, तो बार्बर शॉप तो बंद है, लेकिन अब लोग खुद ही घर में अपने बच्चों या बड़े बुजुर्गों के बाल काट रहे हैं। शायद लॉकडाउन में ये भी अनुभव ले रहे हैं और इसकी अनुभव की जो तस्वीर है, यानी खुद ही बाल काट रहे हैं, सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है कि लोग कैसे घरों में बाल काट रहे हैं। तो शायद लॉकडाउन का ये भी एक अलग पहलू है, जिसमें लोग अब खुद अनुभव ले रहे हैं और घरों में ही बाल काट रहे हैं। कैमरामैन राकेश रावत के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 18 देहरादून। वहीं देहरादून में एक परिवार लगातार लोगों की मदद कर रहा है। इस परिवार ने 18 मजदूरों के परिवारों को गोद लिया है और उनकी हर जरूरत को पूरा किया जा रहा है। विमल डबराल 18 परिवारों को 3 वक्त के राशन के साथ ही दूसरा जरूरी सामान भी मुहैया करा रहे हैं, जो इस संकट काल में वाकई काबिले तारीफ है। अचानक हमारे एक मित्र मधु रस्तोगी जी, उन्होंने मुझे बताया कि कुछ श्रमिक परिवार हैं, उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं था और थोड़ा बहुत प्रशासन से जो मिलने की उम्मीद थी, उस उम्मीद में वो यहाँ इंतज़ार कर रहे थे। अदरवाइज़ मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार के वो लोग लेबर थे,
विद फैमिली थे, छोटे छोटे बच्चे थे। तो फिर मैं उनके संपर्क में आया, तो तब मुझे लगा कि समाज के प्रति हमारा भी एक दायित्व बनता है। उसको देखते हुए फिर हमने सोचा कि हम क्यों ना ऐसे लोगों को जिन तक सहायता प्रॉपरली टाइम से पहुंच नहीं पा रही है, उनको हम सहायता देना शुरू करें। रामनगर के खताड़ी मोहल्ले में लॉकडाउन की वजह से करीब 250 मजदूर फंसे हुए हैं। आज कई मजदूर राशन की मांग को लेकर एसडीएम दफ्तर पहुंचे। मजदूरों का कहना है कि उनके पास राशन बिल्कुल नहीं है। वहीं एसडीएम का कहना है कि वो लगातार गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं। मेरे पास कुछ नहीं है खाने पीने का, तो भाई हम लोग को या तो घर पहुंचा दे, अपने घर पर चले जाएंगे, या तो हमको खर्चा दे सरकार। कितने लोग हैं आप लोग? 250 आदमी हैं। उन्हें बिल्कुल खाना नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला है। और लगातार हम राशन बांट रहे हैं। अगर ऐसी कोई जानकारी में लोगों के आता है तो मेरी लोगों से अनुरोध है, अपील भी है कि उसके संबंध में तहसील में आकर भीड़ लगाने के बजाय हमें नाम लिख के अवगत करा दें, उनके पास 24 घंटे के अंदर राशन पहुंच जाए। पौड़ी के पाबो क्षेत्र में लॉकडाउन के बाद से फंसे मजदूरों को खासी परेशानी हो रही है। फंसे हुए मजदूरों का कहना है कि कई बार नाम लिखकर देने के बाद भी उनके पास अभी तक राशन नहीं पहुंचा है। मजदूरों ने मांग की है कि या तो उन्हें उनके घर भेज दिया जाए या फिर राशन मुहैया कराया जाए। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि जल्द ही उन तक राशन पहुंचा दिया जाएगा। आपका था? ऐसे 1 साल से जमा। 1 साल से मांग हम लोग ये करेंगे, हम लोग को राशन दे जाने तो हम लोग को गाँव भेज दिया जाए, बस। इससे हम लोग क्या कह सकते हैं? इससे तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। हम लोग मजदूर आदमी, हम लोग क्या करेंगे? लोग लिख करके सब आदमी दिए, मगर अभी तक हम लोग को राशन नहीं मिला। हम लोग ऐसे ही बैठे हैं, हम लोग काम कुछ नहीं है, 1 महीने से हम लोग बैठे हैं। हमारे कोई मजदूर थे या कोई भूखा था, हमने उनको पहुंचा ही दिया था। लेकिन फिर भी अगर यदि कोई फैमिली रह गई है तो इसको हम चेक करवा रहे हैं और उनको आज रात तक नहीं तो कल सुबह तक 100% राशन मिल जाए। कोरोना के संकट के बीच 7 पहाड़ी जिलों में अब तक कोरोना संक्रमण का मामला सामने नहीं आया। ऐसे में कोरोना को लेकर ड्यूटी पर तैनात पुलिस, डॉक्टर, सफाई कर्मियों का भी अहम योगदान है। रुद्रप्रयाग में बीजेपी ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया और फूल माला पहनाकर उनकी हौसला अफजाई की। और अब बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की, जो कई जिलों में खराब हो गया है। राजधानी देहरादून में बादल छाए हुए हैं। देर रात हल्की बूंदाबांदी भी यहां हुई है। उत्तरकाशी में भी रात बारिश हुई है। अल्मोड़ा में भी मौसम खराब बताया जा रहा है। राज्य के कई इलाकों में आज आंधी आ सकती है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि रविवार और सोमवार को मौसम खराब रह सकता है और बारिश हो सकती है। तो अगले 2 दिन मौसम खराब रहने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। वीरेंद्र बिष्ट हमारे सहयोगी नैनीताल से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, एक बार फिर उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है। वाकई अपर्णा, अगर देखा जाए तो मौसम विभाग ने जिस तरह से चेतावनी दी थी, कल से ही नैनीताल में जो बादल थे वो छाए थे और रात में हल्की बूंदाबांदी हुई थी। लेकिन आज सुबह लगातार मौसम खराब रहा है और तेज बारिश नैनीताल में इस वक्त हो रही है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से मौसम ने करवट बदली है, शहर में ठंडक लौट आई है। हालांकि जो दिक्कतों का सामना इसलिए नहीं करना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि लॉकडाउन के चलते लोग घरों पर हैं, स्कूलों की छुट्टियां हैं। तो ये कहा जा सकता है कि मौसम बदलने से ठंड लौट आई है। अपर्णा जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लॉकडाउन का असर उत्तराखंड में बड़े प्रोजेक्ट्स पर पड़ना तय माना जा रहा है और प्रोजेक्ट्स का डेडलाइन में पूरा होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। फिर चाहे बात ऑल वेदर रोड की हो, कुंभ की हो या फिर केदारनाथ में पुनर्निर्माण की। ये रिपोर्ट देखिए। डबल इंजन की सरकार के दम पर उत्तराखंड में तमाम प्रोजेक्ट वक्त पर परवान चढ़ते, लेकिन अब कोरोना की मार का असर बड़े प्रोजेक्ट्स पर पड़ना तय माना जा रहा है। फिर चाहे 2017 में शुरू हुआ ऑल वेदर रोड का प्रोजेक्ट हो, इसे 2021 में पूरा होना था और ये पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। वहीं साल 2021 के कुंभ से पहले नेशनल हाईवे, फ्लाईओवर और पुलों का काम भी अगस्त 2020 तक पूरा होना था, लेकिन सब ठप पड़ा है। सरकार भी मानती है कि मौजूदा हालात में किसी भी प्रोजेक्ट का तय समय में पूरा होना मुश्किल है। पूरे विश्व में इतनी बड़ी महामारी आ गई है और पूरा विश्व जो है इस महामारी से त्रस्त है, तो निश्चित रूप से जो डेडलाइन है भारत सरकार की भी हैं या हमारी राज्य सरकारों के भी हैं, तो निश्चित रूप से जब 1-1.5 महीने काम नहीं हो पाएंगे तो उस काम को उतना आगे बढ़ाना ही पड़ेगा।
उत्तराखंड में फिलहाल सबसे बड़ा आयोजन कुंभ है, जिसमें परमानेंट और टेम्पररी कंस्ट्रक्शन का बड़े स्केल पर काम होना है। वहीं मजदूरों की कमी और कंस्ट्रक्शन मटेरियल का ना होना मुसीबत और बढ़ा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कोरोना से नुकसान सच्चाई है, लेकिन इसी में रास्ता भी निकालना होगा। हाँ, निश्चित रूप से बहुत अच्छा स्टेप जो है राज्य सरकार ने भी लिया है और केंद्र सरकार ने भी लिया है कि अब इन प्रोजेक्ट पे काम शुरू करेंगे, तो उससे जो समस्याएं हैं थोड़ी सी गरीब तबके की, मजदूर की, और इन प्रोजेक्ट को भी हमें समय से पूरा करना है क्योंकि आवश्यकताएं तो उन सब की भी हैं। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार एक बार फिर तमाम सुरक्षा उपायों के बीच कुंभ कार्यों को आगामी 20 अप्रैल से शुरू करा सकती है और इसके लिए तैयारी भी शुरू हो गई है। जितने भी डिपार्टमेंट हमारे जो है तकनीकी कार्य कर रहे हैं, चाहे सड़क बनाने का कार्य हो, पुल बनाने का कार्य हो या घाट बनाने का कार्य हो, उन सब की मीटिंग लिया था। उनके पास कितनी लेबर अभी है, कितनी लेबर की आवश्यकता होगी। वैसे अब तक राज्य सरकार पर धीमे कुंभ कार्यों को लेकर अक्सर भड़कने वाली अखाड़ा परिषद के सुर भी अब नरम हो चले हैं। अधिकारियों से और राज्य सरकार से, अधिकारियों से, सबसे साधुओं से मेरी एक ही है कि आप इच्छा शक्ति रखें, समय पे काम अच्छा होगा, कुंभ मेला अच्छा होगा, उसमें किसी प्रकार से आप निराशा मत होइए। आशावादी व्यक्ति, आशा आपको होना चाहिए। कुंभ मेला निश्चित होगा, बहुत सुंदर होगा। अब ऑल वेदर रोड हो या कुंभ 2021 का आयोजन या फिर केदारनाथ का पुनर्निर्माण काम, कोई प्रोजेक्ट हो या कोई आयोजन, कोरोना ने सब पर असर डाला है। ऐसे में साफ है कि आने वाले वक्त में बड़े प्रोजेक्ट्स पर इसका असर साफ दिखने लगा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। कोरोना संकट का असर अब दाह संस्कार और अस्थि विसर्जन पर भी पड़ रहा है। हरिद्वार में लॉकडाउन के दौरान जिले के ही लोगों को दाह संस्कार की अनुमति है। सनातन परंपरा में दाह संस्कार और अस्थि विसर्जन का महत्व सदियों से माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक मृत्यु के बाद अगर हरिद्वार, गया, काशी और उज्जैन में शख्स का अस्थि विसर्जन किया जाए तो मृत व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन कोरोना का संकट इस कदर फैला है कि हर की पैड़ी और कनखल के सती घाट सुनसान है। हिंदू सनातन परंपरावादी लोग अस्थियों को संचित करने के बाद उसको विसर्जन का काम गंगा घाटों पर करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते हुए पूरी तरह। देखिए जी, मेरे अपने घाट पे कम से कम 2-2.5 हजार आदमी डेली अस्थि परवा पिंडदान करता था। यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे कर्म होते हैं, इस जगह पे ये क्रियाक्रम का घाट है। यहाँ पे कर्म कराने के लिए भी मतलब 2-2, 3-3 घंटे की वेटिंग होती थी कि ये हटे तो मेरा नंबर। वहीं आपदा के इस समय में जिला प्रशासन ने जिलों के बाहर से दाह संस्कार आने वालों पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं अन्य जिलों के अधिकारियों को भी इसके लिए अपील की गई है। स्थानीय लोगों को भी नियम के तहत केवल दाह संस्कार की अनुमति दी जा रही है। जब ये लॉकडाउन का स्थिति परिवर्तन हो जाता है तब जो है वो अस्थि विसर्जन कर सकते हैं, इसमें कोई इमरजेंसी वाली बात नहीं है। तो इसलिए सभी स्टेट से अपील किए हैं, तो अगर सभी स्टेट्स इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जो है हमारे लिए जो है लॉकडाउन को पालन करने में सुविधाजनक। धर्मनगरी हरिद्वार में हर साल लाखों की संख्या में अस्थि विसर्जन के लिए लोग पहुंचते हैं और हजारों तीर्थ पुरोहितों की रोजी रोटी भी इससे जुड़ी है। लेकिन कोरोना संकट के चलते आज मृत लोगों को भी मोक्ष नहीं मिल पा रहा है। हरिद्वार से न्यूज़ 18 के लिए सुनील पाल की रिपोर्ट। लॉकडाउन के चलते उत्तरकाशी में सादगी से एक शादी हुई जिसमें महज 5 लोग ही शामिल हुए और दुल्हन के पिता भी ऑनलाइन ही शादी में शामिल हो सके। ये रिपोर्ट देखिए। ना शोरगुल, ना बैंड बाजा और ना बाराती। उत्तरकाशी जिला प्रशासन की अनुमति के बाद सिर्फ 5 लोगों के साथ दूल्हा धर्मेंद्र अपनी दुल्हन अनामिका को लेने के लिए चिन्नाली सौड़ पहुंचा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विवाह की रस्में निभाई गई। लॉकडाउन के चलते अनामिका के पिता विजयराज भी अपनी बेटी की शादी में शामिल नहीं हो पाए। नहीं, लग तो अच्छा नहीं रहा है, मगर ये है कि अब जब हमने वो मतलब शादी का जो रस्म रिवाज का दिन निकाला था तो हमारे गढ़वाल में ऐसा होता है कि हमें ये मतलब डेट पीछे ले जाना अच्छा नहीं होता है। हमारे बुजुर्गों का एक कहना और मानना है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं तो चाहती थी कि सभी हों, पापा जी हों, चाची जी लोग सभी हों, पर हमारे पहाड़ में ये होता है अगर एक बार मतलब शादी तय हो जाती है तो उसे हम पीछे ले जाएं तो शुभ नहीं माना जाता, तो इसलिए हमें मजबूरी के कारण मतलब हमें शादी करनी पड़ी। विवाह एक संस्कार होने के साथ साथ एक मांगलिक कार्य भी है जिसमें पारिवारिक रिश्तेदार और मित्र शामिल होते हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते ना तो रिश्तेदार ही आ सके और ना ही मित्र। हालांकि पिता अपनी बेटी की शादी के पलों को
केवल दूर से ही देख सके। लेकिन जब भी वो अपनी बेटी की शादी के पलों को याद करेंगे तो उन्हें शादी में शामिल ना हो पाने का दर्द हमेशा ही रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से जगमोहन सिंह चौहान की रिपोर्ट। कोरोना वायरस को हराने का संकल्प लिए देवप्रकाश बहुगुणा ने अपनी शादी कैंसिल कर दी है। टिहरी के रहने वाले देव बहुगुणा कोटाबाग ब्लॉक के पतालिया में फार्मासिस्ट हैं, जिनकी शुक्रवार को शादी होनी थी, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को अहमियत देते हुए शादी स्थगित कर दी। इस समय कोरोना संक्रमण के दौर में वो रामनगर अस्पताल में तैनात है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।